हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रे ऑप्टिक्स का हमारा इंट्रोडक्शन है क्लास 10th में। सो आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में काम आने वाले हैं वो सारा पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रो है और रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पोर्शन हम लोग जो है आज टच करने वाले हैं। ओके, सो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट तो आप पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। लाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप जानते होंगे, जिससे हम लोग जो है कोई भी चीज को देख पाते हैं। कोई भी चीज हमारे लिए विजिबल तभी है जब लाइट हमारे पास प्रेजेंट होगा। अंधेरे में कुछ देख नहीं पाते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ भी देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। सो इस चैप्टर में जो है हम लोग पहले देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। इसका पता आप कैसे कर सकते हो? आप एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे क्लास 8 में। सो एक बेसिक सा है कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपके सामने अगर एक लाइट का सोर्स है तो आपके पीछे जो है शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट सोर्स के सामने हो तो उसके पीछे जो है एक जो थिक है शैडो का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या पता चलता है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा दुविधा है। जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही छोटा होता है और वो अगर किसी सोर्स ऑफ लाइट के स्ट्रेट पाथ में आता है तो उस कंडीशन में जो रेज ऑफ लाइट हैं वो उस ऑब्जेक्ट के साइड से बेंड कर जाते हैं। तो यहां पर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ जो है रेज ऑफ लाइट का वो जो है फेल करता है। तो ये आप आगे क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। तो इससे जो थ्योरी है इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं। जो ये फेनोमेनन है जिसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो बेंड करता है ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, तो उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यहीं से आया है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेज की तरह पढ़ेंगे लाइट को। आप जब आगे 12th में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को वेव थ्योरी भी पढ़ना है। सो ये हम लोग जान लिए। अब एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये जो है इसे क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। क्लास 8 में आप पढ़े ही होंगे। यही अगर बहुत सारा रेज एक साथ है तो इसको क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये समझ गए। अब है कि अगर बहुत सारा जो रेज हैं किसी एक पॉइंट पे अगर आकर के मिल रहे हैं, ये एक कॉमन पॉइंट है जिसपे सब मिल रहे हैं, ऐसे रेज ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेज। ठीक है। इसी का उल्टा अगर किसी एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं ये हो जाएगा डाइवर्जिंग रेज। ठीक है। ये बेसिक्स का आप जो जानते हैं क्लास 8 में पढ़े भी होंगे। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो लाइट है, ठीक है, इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। ये जान लीजिएगा, स्टडी ऑफ लाइट्स और इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस होते हैं उनके स्टडी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसका जो है दो पार्ट है। एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है और इसका जो है हम लोग इंट्रो पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th में। ओके। और हम लोगों को 10th में स्पेसिफिकली रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? दो चीज पढ़नी है। एक है आपका रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। अब इसमें भी रिफ्लेक्शन आप पहले क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत। इसके आगे हम लोग देखेंगे। और क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जो हम लोगों को है वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। प्लेन मिरर का इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं।
ये समझ गए। चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, लाइट में रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक से। सो स्टूडेंट्स, अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने यहाँ पर खुद का डेफिनेशन लिखा है, आपको डेफिनेशन बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। सो इट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन फॉल ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड। इसका मतलब क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरती है, फॉल करती है, तो उससे वो बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो रे ऑफ लाइट गई थी उस सरफेस पे। फिगर से इसको समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये जो है टर्म स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ये भी स्मूथ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम लोग फिजिक्स में लेते हैं वो है मिरर। मिरर आप देखे होंगे, एक साइड उसका जो होता है स्मूथ होता है, ठीक है। सो सपोज यहां पर हमारे पास एक जो है प्लेन मिरर है, ओके। सो इस पे जब कोई रे ऑफ लाइट गिरेगी तो ये जो है वापस आ जाएगी। सो यहां पर देखिए, ये एयर था, यहां पर भी तो एयर है ना, तो ये जो मीडियम है ये मीडियम सेम है। सो यहां सेम मीडियम में जो है अगर रे ऑफ लाइट बाउंस बैक करके आ जाती है तो ये जो फेनोमेना यहां हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स यहां हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये रे ऑफ लाइट जो स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरी थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो वापस आई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये समझ गए। आगे देखिए, ये जो पॉइंट है जहां पर ये स्मूथ पॉलिश सरफेस से रे मिली थी इसको बोलते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए अगर इस पॉइंट को आप P बोलते हैं तो ये पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये समझ गए। अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो है हमें कुछ लॉज भी बताए गए हैं। तो यहां पर आप जानते होंगे कि दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। पहला लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, यहां इंसिडेंट रे हमें पता है, रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है। सो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, तो ये इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम इस पॉइंट P पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। फिजिक्स में एक चीज आप जान लीजिए, जब हम कोई भी टर्म नॉर्मल बोलते हैं इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो इस पॉइंट पे यानी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा ना। तो यहां पर देखिए, अगर हम ऐसा करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, यहां पर जो है ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के ये है आपका नॉर्मल। ये समझ गए। सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग छोटा r स्मॉल r से डिनोट करते हैं। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। यानी कि पहला क्या बोला, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये समझ गए। दूसरा रो क्या बोलता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, हम अभी आपको बोले थे ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल, पॉइंट P पे या नॉर्मल ड्रॉ किए। सो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारा का सारा
सेम प्लेन पे लाई करेंगे। सेम प्लेन कहने का, इसको थोड़ा 3D इमेजिनेशन करिएगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे ऊपर ऐसा आया और ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया, यहां एक नॉर्मल बनेगा, ये सारा क्या है, एक प्लेन पे। अगर आप इस साइड से देखिएगा तो ये सारा जो है एक प्लेन पे है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहां है और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यहां होगा, नहीं, वो इसी प्लेन पे होगा और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे होगा। जैसे अगर ये व्हाइट बोर्ड हमारा प्लेन है तो देखिए ये तीनों का तीनों इस पर ही होगा। ये थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन यहां करना आपको जरूरी है, इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप एक चीज कर सकते हैं, सेम डायग्राम आप अगर कॉपी पे अपना बना करके ऐसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये एक प्लेन था और सारा का सारा इसी पे था। समझ गए? सो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो है इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। सो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स का। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर यानी यहां पर क्या है, स्फेयर है। तो देखिए कोई भी स्फेयर अगर होता है, अगर उसको 2D में बनाइएगा तो कुछ सर्कल की तरह ही बनाइएगा ना। इसमें से मान लीजिए इतना पोर्शन आप कट कर लीजिए, ठीक है, इतना पोर्शन कट कर दीजिए, ये जो है आप इतना कट कर दिए, तो ये क्या है, कर्व्ड है ना, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। जैसे इस ये जो स्फेयर था इसका मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये इसका सेंटर भी तो यही होगा। तो जो भी मिरर कर्व्ड होते हैं उन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक है कनकेव और एक है कन्वेक्स। अब देखिए कनकेव मिरर किसे कहते हैं, जिस भी स्फेरिकल मिरर का जो स्मूथ सरफेस है वो इनवर्ड होगा, या तो जो स्मूथ सरफेस है वो सेंटर की तरफ होगा, उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। और वहीं पर कन्वेक्स मिरर इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि स्मूथ सरफेस जो होता है वो सेंटर के अपोजिट होता है या आउटवर्ड होता है। समझ गए? ये हो गया कनकेव और कन्वेक्स मिरर। यहां फिगर भी बनाया हुआ है आपका, देखिए कनकेव मिरर, इसका जो ये स्मूथ सरफेस है और ये जो है पॉलिश सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस जो है सेंटर की तरफ है और इनवर्ड कर्व किया हुआ है। वहीं जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो स्मूथ सरफेस है वो सेंटर के अपोजिट है या फिर आउटवर्ड कर्व्ड है। तो ये होता है हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सो अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अभी आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जो कि इमेज फॉर्मेशन है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो वहां पर इन टर्म्स का जिक्र होगा। तो बेहतर है कि हम ये टर्म्स को अभी जान लें। तो क्या क्या टर्म्स है वो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपका लिखा हुआ है। इसका डेफिनेशन हम नहीं बताएंगे, आपको हर बुक में मिल जाएगा। आपको बस वो जो डेफिनेशन है वो हम फिगर के थ्रू समझा देंगे, जो ज्यादा अच्छा होगा। डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ क्या है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और अपर्चर। अब देखिए फिगर के थ्रू यहाँ स्फेरिकल मिरर का बात हो रहा है। सो यहाँ एग्जांपल के लिए हम जो है एक कनकेव मिरर बना ले रहे हैं। अभी बताए थे आपको ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। ओके, पहला है पोल। तो जो भी आपका इस स्फेरिकल मिरर का यहां पर है, ये कनकेव, ये कन्वेक्स भी हो सकता है। तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे पोल और डिनोट करते हैं P से। तो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज, सेंटर मतलब वो सेंटर मत समझ लीजिएगा, ये आप सेंटर के पे बोल लीजिए मिडिल, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर का मिडिल यानी आधा आधा कर दीजिए इसको, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट पोल कहलाता है और उसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अभी इससे पहले आपको हम बताए थे कि स्फेरिकल मिरर जो है स्फेयर से निकला है, तो उसका कोई ना कोई रेडियस जरूर होगा। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा उसको हम लोग बोलेंगे, जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके लिए आप देखिए पहले रेडियस जानने के लिए ये मिडिल है,
सो यहां पर जो है हम एक लाइन बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, यहां पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और यहां पर है जो C है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किए कैपिटल P से, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इस स्फेयर का, जिससे ये स्फेरिकल मिरर बना है, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, बहुत ही सिंपल है, इसका रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये दूरी, ये देख रहे हैं आप, ये जो होगा कैपिटल R होगा, यहां से पोल तक का, ये जो दूरी है पोल तक का, ये हो गया R। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन, ये कोई रियल नहीं होता, ठीक है, ये हम बनाते हैं अपनी सहायता के लिए। तो द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मीट पोल, यानी P और C को जो लाइन कनेक्ट करेगा वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में जो ये लाइन है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब है प्रिंसिपल फोकस, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी देखते हैं अपर्चर। तो देखिए अपर्चर बोलते हैं इस स्फेरिकल मिरर का जो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, इस पूरे साइड को हम लोग अपर्चर ऑफ द मिरर बोलते हैं, ओके। यानी कि अगर मान लीजिए इसका नाम हमको देना, हम यहां पर L और यहां पर M दे दिए, ये जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास है LM, तो ये LM का जो लेंथ है वो हमारा अपर्चर हुआ, यानी L से M जो है वो अपर्चर ऑफ दिस मिरर हो गया। सो अपर्चर भी जान लिए, अब बचता है प्रिंसिपल फोकस, ओके। सो इसके लिए एक अलग हम लोग छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मिरर है, मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंट P है। अब देखिए ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब जो है प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी आपका पैरेलल लाइन जो जाएगा, वो जो रिफ्लेक्ट करके जिस पॉइंट पे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, और कैपिटल F से डिनोट करते हैं, समझ गए। यानी कि ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसपे कि जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आकर के मीट करते हो या इंटरसेक्ट करते हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक यहां पर यानी कि देखिए ये C और P है, तो प्रिंसिपल फोकस याद रखिएगा हमारा C और P के बिल्कुल बीच में रहेगा, यहां पर कहीं होगा F, यानी प्रिंसिपल फोकस। इसका एक रिलेशन होता है कि ये जो R है ना, R, और एक चीज जान लीजिए, ये रिलेशन से पहले, और डिस्टेंस बिटवीन जो ये है आपका, ठीक है, ये स्मॉल f से बताया जाता है, यहां से आपका पोल का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, और पोल से प्रिंसिपल फोकस की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। एक रिलेशनशिप होता है R और F के बीच में, R इज इक्वल टू 2F, यानी कि F जो है C और P के बिल्कुल सेंटर में है। ये रिलेशन याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में काम देगा। ये समझ गए, एक बार इसको आप देख सकते हैं। सो अभी हम लोग कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में समझ गए, तो अभी हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी में आप देखिएगा एक टेबल दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है, मतलब किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ इमेज उसका फॉर्म होगा। बट इसको हम लोग इजीली रे डायग्राम से समझ सकते हैं। रे डायग्राम क्या होता है, जैसा नाम बता रहा है रे डायग्राम, यानी रेस से बना हुआ डायग्राम। रेज ऑफ लाइट अभी हम लोग देख लिए। तो देखिए अभी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा इमेज अगर किसी मिरर पे बन रहा है तो लाइट तो मेरे ऊपर हर जगह पड़ रहा है ना, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट है। तो आप रे डायग्राम कैसे बनाइएगा, तो बहुत ही इसको सिंप्लीफाई किया गया है कि रे डायग्राम में कोई भी आपको दो रेज की जरूरत है। अब वो दो रेज आप क्या लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, ये तो कोई बता नहीं सकता ना कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी। तो इसके लिए जो भी फिजिसिस्ट हैं उन्होंने 4 कंडीशंस बनाए हैं, 4 केसेस बनाए हैं, 4 स्पेशल रेज
ठीक है। तो उन 4 केसेस के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ है इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेज के बारे में। टोटल 4 केसेस है। पहला हम लोग देखेंगे केस 1। केस 1 क्या है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये केस में हम लोग देखने वाले हैं कि जब कोई एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगा, इसको हम लोग फिर फिगर से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर बनाया है। ये जो है हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जो है पोल है और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है ये जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा रिफ्लेक्शन के बाद? ये केस में क्या होता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falls on a spherical mirror after reflection, it passes through the focus, principal focus, or appears to diverge at the principal focus in case of convex mirror, ठीक है। सो कनकेव के केस में क्या होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, मान लीजिए अगर यहां पर आपका C है और यहां पर आपका F है यानी प्रिंसिपल फोकस है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट जो है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए ऐसा, ओके। ये जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा और वहीं कन्वेक्स के जो केस होगा उसमें ये रियल में फोकस से गुजरेगा नहीं, ये आपको अपीयर होगा कि वहां पर जाके डाइवर्ज कर रहा है। कैसे? ये देखिएगा, ये एक आपका कन्वेक्स मिरर है और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई रे ऑफ लाइट जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हम लोगों को पता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो रे डाइवर्ज करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में चला गया। तो क्या ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरा? नहीं। बट अगर आप इसको इधर एक्सटेंड करोगे तो ये जहां मिलेगा ना, ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कन्वेक्स मिरर का जो भी होता है वो पीछे होता है, इधर आगे कुछ नहीं होता। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ सब कुछ उधर होगा, इस साइड में नहीं होगा। सो ये होता है, ये है आपका कन्वेक्स मिरर के केस में। सो ये हम लोग पहला केस देख लिए, जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कनकेव के केस में वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरता है और कन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर होता है डाइवर्ज करता हुआ प्रिंसिपल फोकस पे। अब हम लोग देखते हैं केस 2। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं केस 2। केस 2 जो है वो क्या है? केस 2, ओके। सो केस 2 में क्या है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इस केस में हम लोग देखेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरता है उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कहां जाता है। सो इसमें भी हम लोग कनकेव और कन्वेक्स दोनों का देख लेंगे। ये हमारा एक कनकेव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां कहीं पर मान लीजिए इसका C है और यहां पर F है, ठीक है। F ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सो बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल
फोकस से गुजरता हो तो देख लीजिए ऐसा कुछ होगा। मान लीजिए ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, मान लीजिए ये जो रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरा, इस केस में क्या होगा? तो यहां ये बोलता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ये ऐसा गया तो ये कुछ इधर चला जाएगा। समझ गए? इसका डायरेक्शन जो था इधर की ओर था, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा। जैसा पहले केस में हुआ था, अगर पैरेलल था तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रहा था। सेकंड केस में जस्ट इसका अपोजिट है, अगर फोकस से गुजर रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे होगा। सेम अगर हम लोग इसका देखें कन्वेक्स में, ये कन्वेक्स मिरर है, यहां पर आपका जो है पोल होगा। सो इसके केस में आपको पता है इधर कहीं इधर ही होगा जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ओके, सो यहां देखिए कोई रे ऑफ लाइट मिरर के पीछे से तो नहीं आ सकता ना, तो यहां पर क्या होगा, अपीयर वाला वर्ड फिर से सामने आएगा कि अपीयर। ठीक है, अपीयर होता है हम लोगों को ऐसा कि वो फोकस की तरफ जा रहा है, फोकस पे नहीं मिला है, फोकस की तरफ है। तो एक रे ऑफ लाइट अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो इसके ऊपर, यानी देखिए इधर अगर आप मिलाइएगा ऐसा, देखिए यहां पर इसका फोकस है और यहां कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रे ऑफ लाइट अपीयर हो रहा है प्रिंसिपल फोकस की ओर जाता हुआ, तो इसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो दोनों ही केस में आप देख सकते हैं, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरेगा या अपीयर होगा प्रिंसिपल फोकस की ओर जाता हुआ, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। ये समझ गए? अब हम लोग देखेंगे थर्ड केस। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं थर्ड केस, केस 3। इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट passing through center of curvature। इस केस में हम लोग देखेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उस केस में रिफ्लेक्शन कैसा होता है। सो इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। यहां पर पहले हम लोग देखेंगे कनकेव का केस में क्या होगा। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, यहां पर इसका पॉइंट P आपका पोल हो गया। ओके, यहां पर कहीं मान लीजिए C है, यहां पर F है, तो क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ यहां गया। ओके, इसका डायरेक्शन क्या था, ये ऐसे गया। सो यहां बोलता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो सेम पाथ पे बाउंस बैक कर जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे C से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा सेम पाथ पे, यानी ये यहां से गया और वापस बाउंस बैक सेम पाथ पर पे हो गया। यही अगर कन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो देख लीजिए कन्वेक्स मिरर है ये, यहां पर आपका इसका पोल होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, कहीं यहां कहीं मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर प्रिंसिपल फोकस। देखिए इस लाइन पे कोई आना चाहिए ना, तो देखिए यहां पर अगर कोई रेस जो है ऐसे इंसिडेंट होता है तो देखिए यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो नहीं जा सकता कन्वेक्स के केस में, बट अगर ऐसा टेंड करता है, ऐसा अपीयर होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो भी कन्वेक्स मिरर के केस में वो उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगा। समझ गए? दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो वो उसी पाथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। कन्वेक्स के केस में भी सेम हुआ, वो अपीयर कर रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगा और वो जो है उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट भी कर गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट केस, केस नंबर 4। सो अभी हम लोग देखेंगे केस 4। ये लास्ट केस है। इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली एट P। ठीक है,
ऑब्लिकली अगर कोई पॉइंट P यानी पोल पे अगर कोई रे ऑफ लाइट गिरता है, फॉल करता है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग फिगर पे। हमारे पास ये कनकेव मिरर है, यहां पर है जो पोल है, यहां पर कहीं F होगा, यहां कहीं C होगा मान लीजिए। अब इस केस में बोल रहा है ऑब्लिकली यानी इस तरीके से ऑब्लिकली फॉल हुआ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, बोलता है इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा कि जो एंगल I है वो एंगल R के बराबर होगा, यानी एंगल I इज इक्वल टू R। ये याद रखिएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पॉइंट P पे यानी पोल पे इंसिडेंट होता है ऑब्लिकली, तो जो एंगल I है और एंगल R है वो हमेशा बराबर होगा, यानी ये भी ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एंगल I और एंगल R बराबर होगा। कन्वेक्स के केस में यहां क्या होगा, ये आपका पॉइंट P है, सो यहां पर भी देखिए जब कोई ऑब्लिकली इस तरीके से गिरा तो ये भी जो है इधर फॉल किया, यहां पर भी जो I है और जो R है एंगल I बराबर R होगा। ये दोनों ही जो केस है आपका फुलफिल करता है। यहाँ कन्वेक्स के केस में वैसा कोई अपीयर वाला फंडा नहीं है, क्योंकि P पे गिर रहा है और P क्या होता है, सरफेस पे होता है। ये तो कहीं अंदर बाहर का कोई केस ही नहीं है पॉइंट P का। तो पोल पे अगर गिरेगा ऑब्लिकली कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वो ऑब्लिकली ही वापस आ जाएगा, बट क्या कंडीशन वहां वो बनाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ गए। अब देखते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोगों को देखना है इमेज फॉर्मेशन, बट वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये सारा कुछ एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग आगे करने वाले हैं तो इन 4 केस में से अगर आप कोई 2 भी केस लेते हैं तो आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब वो 2 केस कहां क्या लेना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए आपको जो है ये सारा कुछ रिवाइज करना है। एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। थोड़ा पढ़ाई कर लीजिएगा ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।